हम कैंपस रिपोर्टर स्वागत करते हैं आपके मंच कैंपस चर्चा में, जहां आपकी आवाज होती है हमारी पहचान। और आज दिन है 30 मई और हम मौजूद हैं पटना के हाउस ऑफ वैरायटी में, जहां 2 दिवसीय नाटक हो रहा है, सवेरा और अकेली औरत। और अब हम बात करेंगे दिव्या गौतम जी से, जो कि सवेरा की अभिनेत्री है, और जानेंगे कि आखिर क्या है बिहार का सांस्कृतिक समुदाय, और साथ ही जानेंगे कि क्या है उभरते कलाकारों का भविष्य। तो नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम, आप हमें सवेरा राइज एंड शाइन में अपने किरदार के बारे में बताइए, और इस भूमिका की ओर आपको क्या आकर्षित किया और किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा। बिल्कुल। ये जो राइज एंड शाइन है, ये डारियो फो और फ्रैंका रेमे, जो कि इटालियन प्ले राइट्स हैं, दोनों कपल हैं जी। और इन्होंने लिखा है। और ये शायद 50 इयर्स पहले का लिखा हुआ ये नाटक है। और अगर आप इसको आज भी पढ़ेंगी, आज भी उतना ही रेलेवेंट है। जब आप अभी देखने जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि ये जो नाटक है वो आज के समय में भी जो कामकाजी महिला हैं, जो घरों में काम करती हैं, उनके ऊपर जो वर्क प्रेशर है, बच्चे को संभालने का वर्क प्रेशर, पति का ख्याल रखना, खुद काम पे जाना, और ये सारे काम करते करते वो कितनी फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, एकदम रोबोटिक सी हो जाती हैं। ये मैं जब ये नाटक पढ़ रही थी पहली बार, जब परवेज़ अख्तर सर ने मुझे ये स्क्रिप्ट भेजा, तो जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि क्या ये इतने दिन पहले का नाटक कैसे अभी भी रेलेवेंट है। तो समाज जो अभी महिलाओं के लिए अभी भी नहीं बदला है, और इसीलिए आज के समय में भी ये नाटक, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन महिलाओं का बढ़ रहा है, लेकिन घर की जिम्मेदारी से वो मुक्त नहीं हो पाई हैं। तो इस वजह से आप मधुयांका जी, आप देखेंगे कि कैसे महिलाएं जो हैं वो घर में भी, बाहर भी, बच्चे का भी, और इतने सारे प्रेशर के साथ जो काम करती हैं, उस पर उनका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत इफेक्ट होता है। और ये नाटक मेरे लिए चैलेंजिंग एक तो इसलिए मैंने ये चुना, क्योंकि बीइंग अ वुमेन, हम ऐसी महिलाओं को अपने आसपास हर रोज देखते हैं जो इस तरह से अपने काम के बीच में भागम भाग में हैं और अपने आप का एक आइडेंटिटी भी बनाना चाहती हैं। दूसरी बात कि ये पहली बार मैं जब ये नाटक मुझे ऑफर किया गया था तो मैं यहाँ थी नहीं, और जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि इसको करना चाहिए। और मेरे लिए ये चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम डूइंग सोलो, ये सोलो नाटक करना, और उसमें सब कुछ आपको खुद किस तरह से आप मैनेज करते हैं। अगर हम नाटक के टर्म में बोलें, अपने मूवमेंट, अपने वॉइस और अपने इमोशंस, उन सारी चीज़ों को एक साथ ये करना, ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि परवेज़ अख्तर सर की मदद से और जो हमारी टीम है अकेली औरत की मदद से, मैंने बहुत इस नाटक के दौरान, 1 महीने का रिहर्सल के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। और एक ये भी बात है कि मैं जब ये नाटक कर रही हूँ, तब मेरे घर में मेरी बहन की एक बेटी है, और हम लोग दोनों को ही प्लान करके कि अभी नाटक के रिहर्सल के लिए जाना है, तुमको ऑफिस के लिए जाना है, तो इसको कहाँ रखें। तो हम अपने पर्सनल लाइफ में भी यही चीजें गुजर रहे हैं, और नाटक में भी यही चीजें, तो हम बहुत रिलेट कर पा रहे हैं। अगर अभी रीवा, शायद वो जो छोटी सी मेरी नीस है, बेटी है, वो अगर अभी मेरे जीवन में नहीं होती तो शायद हम इसको बहुत और क्लियरली नहीं समझ पाते। जी। जब हाँ जी, आप अपने आसपास अनुभव देख रही है तो आपको और वो ज्यादा मतलब रिलेटेबल लग रहा है। जैसे कि बिहार में बहुत सारे रंगशालाएं हैं, रंगमंच है, और उसमें एक हाउस ऑफ वैरायटी भी है। तो ये जो रंगशाला और रंगमंच है, वो किस तरीके से नाटककारों को आगे बढ़ावा दे रहा है, वो कैसे वो मतलब आगे उनको प्रोत्साहित कर रहा है कि वो नाटक के प्रति अपना कदम बढ़ाए और आगे उनमें अपना भविष्य देखें। बिल्कुल। पटना में बहुत दिनों से नाटक का एक कल्चर आप कह सकते हैं कि है, आज से नहीं, बहुत दिनों से। अगर आप भिखारी ठाकुर जी को जानते होंगे आप, और उसके बाद भी जो महेंद्र मिसिर, और ये हमारे जो फोक थिएटर हैं, और साथ में जो ये मॉडर्न थिएटर
और इसमें भी कई सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं, जैसे अभी ही जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ वो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड अवॉर्डी हैं, परवेज़ अख्तर जी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, और जो जिनका कंट्रीब्यूशन थिएटर में बहुत रहा है, जैसे पूंज जी हैं यहाँ पे हाउस ऑफ वैरायटी में, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उन्होंने थिएटर की ट्रेनिंग ली है, और यहाँ बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसे कई सारे डायरेक्टर्स हैं, रणधीर कुमार हैं और संजय उपाध्याय हैं। ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो आज भी पटना रंगमंच को में काम कर रहे हैं और नए नए जो आर्टिस्ट हैं उनको सिखा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है मधुयांका जी कि यहाँ पे जो नाटक है, नाटक में जो एक्टर्स हैं वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं, बहुत दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं। मैं एज एन एक्टर काम करती हूँ थिएटर में, तो मैं एज अ एकेडमिशियन काम करती हूँ। मेरा सोर्स ऑफ इनकम थिएटर नहीं है ना। तो इस वजह से आप कह सकती हैं कि थिएटर में जो लाइवलीहुड है दैट इज नॉट पॉसिबल नाउ। और इस वजह से जो अच्छे एक्टर्स हैं जो बहुत सीखते हैं इन ट्रेनिंग्स के नाटकों के दौरान, लेकिन वो फिल्मों में शिफ्ट होते हैं। एक तो उनकी अपनी इच्छा होती है, अपने चॉइसेस हैं, तो वो उसमें जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी एक्टर्स हैं जो थिएटर करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और थिएटर से उनका लाइवलीहुड नहीं चल पाता है। तो ये बहुत ही मुझे उदास करता है कि अगर कोई एक्टर, डायरेक्टर, प्ले राइट अगर इसी में रह करके अपनी ज़िंदगी चलाना चाहते हैं, क्योंकि ये उनका पैशन है, और इसी में अगर वो अपना लाइवलीहुड भी मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और ये हाउस ऑफ वैरायटी आने से लोग, पहले अगर आप रंगमंच देखें तो लोग पैसे दे करके सोचते थे कि ये रंगमंच में टिकट लेके देखने की ज़रूरत क्या है, वो तो ऐसे ही जाओ निकलो। कुछ लोग सहयोग राशि देते थे, लेकिन आज के समय में हाउस ऑफ वैरायटी के आने से एक सीरियस थिएटर देखने वाले का भी ग्रुप डेवलप हो रहा है, जो कि अच्छे काम को देख रहे हैं। और ये बहुत बड़ा चेंज है पटना कल्चर में। पटना एक कल्चरल ग्रुप में अगर आप जो हाउस ऑफ वैरायटी है उसको उसके आइडिया और उसको यहाँ एस्टैब्लिश अभी 1 साल होने को हो गया होगा शायद। हाँ, और इस 1 साल में मैं एज एन आर्टिस्ट, एज अ थिएटर देखने वाले बहुत अच्छे ग्रुप्स के थिएटर, और यहाँ के जो थिएटर ग्रुप्स हैं वो भी बहुत एक्टिवली इसमें आ रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। लोग उनको टिकट लेकर के देखने आ रहे हैं। आज आप अकेली औरत की ही बात करिए, और ये जो हमारा नाटक है उसमें अभी आप बुक माई शो में देखिए तो फिलिंग फास्ट, सारे जो टिकट्स हैं वो जल्दी बिक रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि लोग देखना चाहते हैं। आजकल रील्स वाली दुनिया में लोग लाइव शोज देखना पसंद कर रहे हैं। तो इट्स अ बिग चेंज, एंड होपफुली कि ऐसा हो आने वाले समय में कि जो हमारे एक्टर्स हैं, जो थिएटर पर्सन्स हैं, वो यहीं रह करके अपना काम कर सकें, यहीं रह करके अपना लाइवलीहुड भी चलाएं और अपने इस आर्ट फॉर्म को आगे बढ़ाएं। जी, आपने सही कहा, क्योंकि बिहार में थोड़ा थिएटर को लेके ही मतलब लोगों की जो बीच में मतलब ऐसा हो गया था कि लोग जाना नहीं चाह रहे थे। ये कालिदास रंगालय जो हो गया वो भी अभी बन रहा था, प्रेमचंद रंगशाला है वो भी उसी मतलब दौर में था। तो मैम आगे मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं प्रेमचंद रंगशाला की, भी अब बात करते हैं। तो प्रेमचंद रंगशाला में ऐसा हो रहा है कि वहाँ की मतलब वहाँ पे जो पहले आर्टिस्ट जो परफॉर्म करते थे तो ऐसा माना जाता था कि वहाँ के आर्टिस्ट है मतलब अच्छे हैं, कलाकार हैं, बहुत बड़े कलाकार होंगे, वो परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे लोग जाते थे देखने के लिए। लेकिन अब जो उसकी हालत है वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। तो वो एक सरकारी संस्था है मेरे ख्याल से। तो क्या मतलब ऐसी क्या दिक्कतें आ रही है कि सरकार की तरफ से फंड की कमी है या क्या दिक्कत है, इसकी वजह से प्रेमचंद रंगशाला की ख्याति है वो घटती जा रही है? तो ऐसी क्या वजह है मैम?
देखिए, एक तो प्रेमचंद रंगशाला के लिए क्योंकि वहाँ पे छावनी था, जबकि वो जगह जो कि जितना मुझे हिस्ट्री पता है प्रेमचंद रंगशाला के बारे में, वहाँ पे जो हमारे से जो पहले के जो आर्टिस्ट थे, एक्टर्स थे, जो संस्कृति कर्मी थे, वो उस जगह को लेने के लिए कि वो एक रंगकर्म के लिए एक जगह दिया जाना चाहिए ताकि जो थिएटर है वो फल फूल सके, एस्टैब्लिश हो सके। तो उनकी जीत है जो आज हम लोग प्रेमचंद रंगशाला देख रहे हैं। और ये प्रेमचंद रंगशाला अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, जगह की बात कीजिए, तो एक बहुत अच्छा एक स्पेस है जहाँ पे बहुत अच्छा काम हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत चीज़ों में ब्यूरोक्रेटाइजेशंस ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या होता है ना कि हर छोटे छोटे चीज़ों के लिए यहाँ परमिशन, वहाँ परमिशन, ये बहुत सारी चीज़ें होती है और कई बार एक्टर्स को, आर्टिस्ट को रोका भी जाता है वहाँ पे रिहर्सल करने से। और ये सब मुझे बहुत मैं जब वहाँ परफॉर्म कर रही थी 2 प्ले मैं इससे पहले प्रेमचंद रंगशाला में ही की हूँ, तो वॉशरूम गंदा है और ग्रीन रूम में भी आपको गंदगी दिखेगी। तो एक साफ सफाई जो होनी चाहिए, जो एक उसको रख रखाव जो होना चाहिए, उसमें तो कमी है। और इसको लेकर के हम तो अपील करेंगे कि जो हमारे थिएटर है, जो हमारे गवर्नमेंट है, जो कला संस्कृति मंत्रालय है, उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए कि लोग जो संस्कृति कर्मी है वहाँ रिहर्सल कर सकें, वहाँ कम राशि में हॉल मुहैया किया जा सके और ताकि वो वहाँ परफॉर्म कर सकें। जी मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मतलब आगे चलते मैम हम आपसे बात करते हैं कि पटना से छोटे शहरों में जो अभी युवा कलाकार जो अभी उभरते जा रहे हैं, तो उन पर आपका क्या कहना है? वो आप उनको क्या सलाह देंगे कि वो किस तरीके से आगे बढ़े और इसमें करियर अपना देखें? बिल्कुल, इसमें उनके पास बहुत सारे ऐसे इंस्पिरेशन हैं जो कि फिल्मों में भी पंकज त्रिपाठी, सुशांत सिंह राजपूत और भी कई ऐसे जो कलाकार हैं अभी भी, और वो यहाँ से ही आप पंकज त्रिपाठी की बात करें तो उन्होंने यहीं से रंगमंच की शुरुआत की थी, पटना से ही। और ऐसे छोटे छोटे शहरों में बहुत बड़े बड़े सपने पलते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि पहले इस आर्ट फॉर्म को, मैं खुद एक लर्नर हूँ, मैं सीख रही हूँ। अगर मैं अपने बारे में भी बोलूँ तो एवरी डे आज मैं 10-15 साल पहले मैं कॉलेज में नाटक का शुरुआत किए थे हम, और उस वक्त से अभी तक हम अपने आप को हर नाटक में अपग्रेड करते जा रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि जो भी नए आर्टिस्ट हैं वो हड़बड़ाएं नहीं, चीज़ों को सीखें, समझें, ये आर्ट फॉर्म है और इसको सीरियसली लें और सीरियसली सीखें। और एक ही बार में स्टार बनने का जो सपना होता है ना, वो चीज़ें हमको लगता है कि उसको थोड़ा ब्रेक देना चाहिए। और अभी तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे उनको मौका भी मिल रहा है, बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं उनको मौका मिल रहा है, और थिएटर में भी कई सारी जगह हैं जहाँ पे वो सीख सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि they should take time, learn this art form and then आप ये सपना देखें तो बेटर है। और थोड़ा मुश्किल है ये बहुत ही चैलेंजिंग तो है, ये कोई नॉर्मल जॉब करने वाली बात तो है नहीं। तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, थोड़ा आपको सीखना होगा, बहुत सारे जगह से आपको रिजेक्शंस भी मिलेंगे, तो इट विल टेक टाइम, बट देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग। और अगर आपके पास पैशन है, बस इसलिए आप नहीं जाना चाहते हैं कि एक दिन करोड़ों में खेलेंगे, तो ये अगर आपके पैशन में है, आप ये काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इसमें जाए और थोड़ा एफर्ट करें, सीखें आर्ट फॉर्म को, और ऑल द बेस्ट टू देम। जी, थैंक यू मैम, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और अब हम अपने युवा साथियों को कहेंगे कि मैम ने जो कहा है उस पर ध्यान दीजिए और थोड़ा हड़बड़ाइए नहीं, आप लोग भी संयम रखिए, अच्छे से काम कीजिए, क्योंकि आगे चल के कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी।